नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं दोस्तों मिसाल बेमिसाल, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बची सिंह बिष्ट जी, जो कि जनमैत्री संगठन के फाउंडर हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। और रामगढ़ सूपी बेस्ड ये संगठन है जनमैत्री करके। 2021 का आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलकीपर अवार्ड भी मिला है। तो आज हम जानते हैं कि इस अवार्ड तक जब आप पहुंचे हैं तो क्या क्या मेहनत रही है, किस किस तरह से बेसिक जमीन पर आपने काम किया है। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर शुरुआती जब उत्तराखंड में एनजीओ सेक्टर का काम शुरू हुआ था तो तब से आप रहे हैं। तो बहुत विस्तार के साथ इस यात्रा को आज समझते हैं और इस यात्रा के बहाने उत्तराखंड को जानने की कोशिश करते हैं। बची सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। नमस्कार, धन्यवाद सभी सुनने वालों को। नमस्कार। तो बजदा, आप कब से हैं इस सोशल वर्क के फील्ड में, और कहाँ की पैदाइश है और कहाँ से बीज आया अंदर लोगों के लिए काम करने का, अपनी धरती के लिए काम करने का? देखिए, मैं सूपी गांव, नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक का एक गांव है, बड़ा गांव है काफी। मैं वहाँ पैदा हुआ। वहाँ मेरे माता पिता बहुत सीमांत किसान थे, अब वो नहीं रहे वो। और वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है रामगढ़ इंटर कॉलेज रामगढ़ से, और उसके बाद फिर नैनीताल से। तो ये तो गांव का शुरुआती जीवन जैसा था वैसा ही था, बिल्कुल सरल और ये सब चीज़ों से बहुत बेखबर जीवन। और एक यात्रा कुछ इस तरह की हुई है कि मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे लक्ष्मी आश्रम कौसानी में राधा बहन भट्ट जी का सानिध्य मिला, और उनके साथ, उनके प्रेरणा से मैं सामाजिक जीवन में आया, उनके साथ काम किया, उनके साथ सीखा और अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत करी। उससे पहले मैं अपने जीवन की यात्रा में शुरुआती दौर मेरा गुजरात में कुछ समय बीता। गुजरात में संपूर्ण क्रांति विद्यालय, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के विचारों पर और गांधी जी के विचारों पर पूरी दुनिया से लोगों को तैयार करता था, उसमें मैं रहा 1 वर्ष। तब उसके संचालक थे नारायण भाई देसाई। नारायण भाई देसाई जो है वो महादेव भाई देसाई, जो कि गांधी जी के सचिव थे, उनके पुत्र थे। और नारायण भाई के सानिध्य में हम लोगों ने 1 साल ग्राम संगठन और पर्यावरण रक्षा, ऐसा एक कोर्स कहना चाहिए उसको, हम लोगों ने किया। और वापस आकर के फिर अपनी उत्तराखंड की धरती में कि हम कुछ करेंगे अपने परिवेश को लेके, अपने लोगों को लेके, ऐसा सोच के मैं वापस आ गया। ये बात थी 90 के जी। तो उसके बाद कहाँ आपने काम शुरू किया? ये 90 के बाद मुझे ये समझ में आया कि उत्तराखंड में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ग्राम विकास को लेके सबसे जो मजबूत काम था उस समय का, वो था गांधीवादी संस्थाओं का, जिसमें सुंदरलाल बगुणा जी, चंद्री प्रसाद भट्ट और राधा बहन भट्ट, ये लोग, और भी बहुत सारे नाम हैं, मान सिंह रावत जी हैं, बगुणा, योगेश बगुणा जी हैं, बिहारी लाल जी, ये बहुत सारे लोग थे जो काम कर रहे थे। और मैं इनमें से सबसे पहले राधा बहन भट्ट जी से मिला। और राधा बहन जी से मिलने के बाद एक तरह से मेरा असली प्रशिक्षण राधा बहन जी के सानिध्य में हुआ, जब मैं लक्ष्मी आश्रम कौसानी में 1 साल उनके साथ रहा। और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें इससे संबंधित, ग्राम विकास और इससे ग्राम स्वराज से संबंधित काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। और ये दौर था जब देश में एक अलग तरह की मानस तैयार हो रहा था, और उस दौर में हमारा गांधी जी के लोगों का, गांधी जनों के साथ होना एक नौजवान के रूप में, वो एक दूसरी तरह की धारा से शायद हमको जोड़ता था। और इस यात्रा को हम ऐसे कहेंगे कि लक्ष्मी आश्रम कौसानी के अगर हम बात करें तो लक्ष्मी आश्रम कौसानी, क्योंकि ये तो 1946 की सरला बहन की संस्था है, और बेटियों की, माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग थे उनकी बेटियों की संस्था है। और उसमें एक मेरा तैयार होना, और उसके बाद फिर वापस ग्राम विकास के लिए अलग अलग जगहों पर जाना, तो ये एक तरह से ये बहुत दूसरी तरह का ये है, भूमिका बनाता है। फिलहाल मेरा प्रशिक्षण हुआ, और मैंने देखा कि अलग अलग जगहों पर, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक उदाहरण के तौर पर खड़िया खदान उत्तराखंड में कितने खतरनाक हैं, इसको लेकर के खीराकोट की महिलाएं राधा बहन के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगी। और मैं खीराकोट की मालती दीदी और दूसरे लोगों से मिला, तो मुझे गांव की उन महिलाओं का साहस, उनकी योग्यता और उनकी जो अपने संसाधनों के प्रति जो
चेतना थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे लगा अरे इतने मतलब गांव की महिलाएं उसको जी रही हैं, वो अपने जंगलों को जी रही हैं, उन्होंने उस जंगल को दोबारा से बनाया। उसी तरह से दुनिया में और उसके आसपास के इलाकों में 1994, 93 और 94 के बीच में जो शराबबंदी आंदोलन चले, उसने दुनिया की बहनें, उनकी लड़ाई को देख करके भी हमको बहुत मतलब बहुत सीखने को मिला। क्योंकि ये ऐसा दौर था जब उत्तराखंड राज्य की आंदोलन की, उत्तराखंड राज्य की बात बहुत तेजी से हो रही थी, और हमारा जो ये परिवार था जिसको हम लोग आज भी गांधीवादी परिवार कहते हैं, सर्वोदय परिवार कहते हैं, इसके जो सयाने लोग थे, चाहे वो राधा बहन है या दूसरे लोग हैं, ये उस राज्य को एक बेहतर राज्य बनाने की बात पर ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे। ये कह रहे थे भाई शराब मुक्त राज्य होना चाहिए और जंगल सुरक्षित राज्य होना चाहिए, ऊर्जा इसकी शाश्वत ऊर्जा का राज्य होना चाहिए, और ये बिना हिमालय को तोड़े फोड़े एक प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए जीवन बीते, ऐसा राज्य होना चाहिए। तो ये तो मेरी तैयारी और मेरे अंतर्मन को अंदर तक छूने वाला काम था। और मैं सोचता हूँ उस नौजवानी या उस उम्र में हम लोगों ने जो अंदर से ये अपने को खुद आत्मसात किया, वो हमारे पूरे जीवन भर के लिए एक पूंजी बन गई। और हमारी यात्रा, जो भी यात्रा इसको कहेंगे, ये मुख्य रूप से हमारे काम की बुनियाद में यही प्रेरणा है। एक तरफ तो इस तरह के लोग थे उस दौर में जो अपने जल जंगल जमीन से जुड़कर काम कर रहे थे, उसके पैरेलल एनजीओ सेक्टर भी उभर रहा था। आपका उसका भी अनुभव है। मैं चाहूंगी कि उस यात्रा को भी हम जाने साथ साथ में, कि शुरुआती नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से यहाँ पर थे जो प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे थे। देखिए, हम लोग, ये एनजीओ शब्द तो आयातित है, इसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। दो तरह के लोग संस्थाएं बना के काम कर रहे थे। एक वो नौजवान वो नौजवान लड़के लड़कियां जिनके मन में अपने गांव को लेके, अपने समाज को लेके तकलीफ थी, अपने परिवेश को लेके चिंता थी, और उन्होंने अपने लिए कैसे काम करें, एक संवैधानिक रूप से थोड़ा बहुत साधन जुटाते हुए। तो वो लोगों ने छोटी छोटी समितियां रजिस्टर्ड कराई, और ये 94 के दौर में बहुत सारा हुआ। हमने भी एक समिति रजिस्टर्ड कराई थी 94 में, शैक्षणिक ग्रामोन्नति समिति गनाई गंगोली, और भी तमाम लोग टिहरी में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे नई पीढ़ी ने ये समितियां रजिस्टर्ड कराई और अपने गांव का काम शुरू किया। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेकर के आया हो, कोई इनके बाहर का कोई बैकग्राउंड हो, इनके घरों की कोई बड़ी पहुंच का स्तर हो, लेकिन ये स्वच्छता का काम करते थे, ये महिला जागरण का काम करते थे, संगठन का काम करते थे, शिक्षा का काम करते थे, और बहुत और पारंपरिक वैदिकी ज्ञान के पुनर्जागरण का काम करते थे। तो इनका उद्देश्य था कि किसी तरीके से अपने समाज के अंदर जो कमी रह गई है उसको दूर करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। दूसरी तरफ ऐसे लोग इस राज्य के अंदर थे जो किसी खास प्रेरणा से और अच्छी पहुंच वाले लोग थे, जिसमें से एक बड़ा सम्मानित नाम है हमारा बीडी पांडे जी, गवर्नर साहब। बीडी पांडे जी ने उत्तराखंड सेवा निधि, मुझे ठीक से याद नहीं कि 87-88 में बनी है उसकी दौर में, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड सेवा निधि बनाई जिसने सैकड़ों संस्थाओं को मदद करी। बीडी पांडे जी की जो संस्था थी उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, एक बहुत शानदार संस्था थी जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में, महिला विकास के क्षेत्र में छोटी छोटी संस्थाओं को छोटा छोटा अनुदान उपलब्ध कराया, और दूर दराज के गांवों तक, चाहे वो सामा का लास्ट गांव हो, चाहे वो उत्तरकाशी का लास्ट गांव हो, रुद्रप्रयाग का गांव हो, या पिथौरागढ़ का गांव हो, वहां तक गांव के लोगों की जो समितियां बनी हुई थी उनको मदद करने का काम किया। ये एक ऐसा दौर था जब रचनात्मक कार्यक्रम, एक तरह से देखा जाए तो सरकार से ज्यादा बेहतर, इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार तो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन ये जो ग्राम विकास के में जुटे हुए लोग थे, जो समर्थ भी थे और इनके साथ छोटी छोटी संस्थाएं थी, ये मिलके इसको कर पा रहे थे। और इस दौर में जागरूकता का स्तर बहुत अच्छा हुआ, महिलाओं पर बहुत अच्छा काम हुआ। पलायन पूरी तरह से, इस दौर को देखेंगे तो पलायन नहीं था उन दिनों, इतना पलायन नियंत्रित हो गया था पूरी तरह, क्योंकि लोग अपने अपने गांव में जंगल बना रहे थे, अपने पानी के स्रोत ठीक कर रहे थे, अपने लिए शौचालय बना रहे थे, अपने बच्चों को बालवाड़ी, बाल मंदिरों में भेज रहे थे। ये दौर था जब उत्तराखंड पूरी तरह से रचनात्मक हो गया था, और उत्तराखंड राज्य, हमारा राज्य कैसे बेहतर बनेगा, इस तरफ अब तैयारी हो रही थी। और ये दौर
एक 10 साल का या 15 साल का ऐसा दौर था जिसमें राज्य ने राजनीतिक आकांक्षा नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर राज्य बना और चीज़ें बदली हैं। तो जनमैत्री आपका जो संगठन है वो किस किस तरह से काम कर रहा है और क्या काम मेनली है रामगढ़ में, महिलाओं के बीच में है या किस किस तरह का काम आप कर रहे हैं? देखिए, जनमैत्री तो एक पीपुल्स कनेक्टिंग फोरम है, ये तो संगठन भी ठीक से नहीं है। ये असल में हम लोग क्योंकि वहाँ के छोटे सीमांत काश्तकार हैं, हमारे पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं। अगर 8 नाली ज़मीन है तो 8 जगह पर है और उसमें भी असिंचित जगह है। तो वो जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ में हम लोग इकट्ठा हुए थे। मेरे गुजरात से आने के बाद हम लोगों ने लोध गांव में, एक हमारे साथी हैं मोहन राम जी, उनका पुराना खंडहर था। उस खंडहर में हम लोग उन दिनों मिट्टी तेल मिलता था, केरोसिन की मसाल लेकर के हम लोग सारे लोग जाते थे और जा कर के वहाँ पर उन सारे मसालों में से तेल निकाल के एक मसाल जलाते थे। और उस मसाल का तो तेल था, उससे जो एक मसाल बनती थी उसके चारों तरफ सारे लोग बैठते थे। हम लोग क्रांति गीत गाते थे, पर्यावरण जागरूकता के गीत गाते थे और साथ साथ ये तय करते थे भाई कल हम क्या करेंगे। आज स्वच्छता का काम करेंगे, पौधे लगाएंगे कि नदी सफाई करेंगे, स्रोत सफाई करेंगे, कुछ ऐसा। तो ये शुरुआती दौर था जनमैत्री का। और जनमैत्री में कोई भी ऐसा नहीं था जो जैसे कहना चाहिए ना, कोई बाहर से बहुत पढ़ लिख करके आया हो या किसी का कोई किसी बड़ी नौकरी से वास्ता हो। वहाँ कोई घोड़ा चलाता है, कोई छोटी दुकानदारी करता है, कोई खेती मजदूरी करता है। उसका एक ही उद्देश्य था कि इसमें लोग ऐसे आए जो अपना रोटी रोजगार करते हुए अपने परिवेश को अच्छा रखने के लिए, परिवेश को बढ़िया बनाने के लिए ये दें, अपना समय दें। तो जनमैत्री की शुरुआत कुछ सिद्धांतों के साथ हुई। वो सिद्धांत तो ऐसे हैं कि जैसे समझ लीजिए, एक उसमें से था कि शाश्वत विकास, ऐसा विकास को हम समर्थन देंगे जो शाश्वत है। दूसरा उसमें था स्नेह प्रेम जरूरी है आपस में। तीसरा था प्रकृति प्रेम बहुत जरूरी है। फिर एक था कि एक स्वावलंबन की भावना होनी चाहिए। फिर समता मूलक सोच होनी बहुत ज़रूरी है। आप समता का मूल्य मतलब जातिवादी समता की बात है, लैंगिक समता की बात भी है, धार्मिक समता की, पर समता एक मूल्य के रूप में है। फिर अहिंसा, कि ये नहीं कि हम जनमैत्री संगठन के लोग हैं तो हम मारपीट करने चले जाएंगे। आप सदस्य तभी हैं जब आप अहिंसा पर विश्वास करते हैं। फिर ये भी था कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र इस संदर्भ में कि जनमैत्री में मैं उसका संस्थापक व्यक्ति जरूर था, लेकिन मैं अध्यक्ष बना हूँ अभी। तो उससे पहले मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया था। उससे पहले कई लोग आए, अध्यक्ष बने, फिर वो चले गए, उनके काम पूरा हुआ, तो अभी जाकर के उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया। वो इसलिए बनाया कि भाई ठीक है, अब उम्र परिपक्व हो गई है। दूसरा, हम लोग स्थिर होकर के ज़्यादा काम कर सकते हैं, थोड़े अनुभव प्राप्त हो गए। तो ये उसका एक लोकतांत्रिक स्वरूप था जिस पर विश्वास। तो ये 5-7 सिद्धांतों को जो मानता है वो जनमैत्री का सदस्य है। अभी जनमैत्री 2-3 तरह से काम कर रहा है। एक तो रामगढ़ धारी ब्लॉक के कुछ गांव हैं जिनमें महिलाएं, पुरुष, माने युवा, किसान जुड़े हुए हैं। उसके अलावा इस राज्य के अलग अलग जगहों के भी कुछ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग भूमिकाओं में हैं, और वो लोग मिल करके एक माहौल बनाते हैं जिससे लोग अपने संसाधनों के प्रति, अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलकीपर अवार्ड मिलने के बाद से आपको लगता है कि कुछ और जिम्मेदारियां, मतलब उत्तराखंड में स्थायी विकास को आप किस तरह से आप देख पा रहे हैं? इस तरह के अवार्ड ऑब्वियसली प्रोत्साहन के लिए ही दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी, तो कैसे स्थायी विकास किया जा सकता है गाँव के स्तर पर? देखिए, अपने राज्य के अंदर कुछ जो रिपोर्टें आई है वो चिंता की बात है। वो ये है कि राज्य बनने के बाद हमारा आधे से ज़्यादा पहाड़ खाली हो गया है। तो पर्वतीय उत्तराखंड के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मायने क्या हैं? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बुनियाद है कि उन लोगों के जंगल, लोगों का पानी जिसके ऊपर उनका जीवन चलता है, और लोगों की खेती, वो लोगों के हाथ में रहे, लोगों के अधिकार के अंदर रहे, लोगों के। और दूसरा चीज़ ये कि लोग उनका ठीक से देखरेख कर सकें, और उसको देखरेख करने में उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप गांव में रहते हैं तो आपको लगे कि जो गांव में रहता है वो पिछड़ा है, जो खेती करता है वो पिछड़ा है, जो जंगल से चारा पत्ती लाता है वो पिछड़ा है। तो एक तरह से देखा जाए तो एसडीजी गोलकीपर अवार्ड जो है वो इस बात के लिए दिया गया क्योंकि हम लोगों ने
धारी रामगढ़ के गांवों में तमाम लोगों के साथ मिल करके इन 8-10 सालों में बहते हुए और बर्बाद होते 2 करोड़ पानी को खेती में इस्तेमाल के लायक बनाया। 2 करोड़ लीटर पानी, 2 करोड़ और उससे थोड़ा ज़्यादा पानी खेती में इस्तेमाल लायक बनाया, जिससे लोगों की आय बढ़ी। जब लोगों की आय बढ़ी तो उससे भुखमरी कम हुई, आजीविका मजबूत हुई। तो सरकार ने उसको देखा कि ये एक ऐसा कोशिश है जिसको सम्मान करना चाहिए। और इस सम्मान में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस सम्मान ने पहली बार ये भी दिखाया कि हाँ, राज्य सरकार ये देख रही है कि जो अच्छा काम कर रहा है उस पर सरकार की नज़र है, ऐसा मानना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है सरकार के। ये तो सरकार इसके लिए ये अवार्ड व्यक्ति सा भले ही हो, लेकिन ये हमारे गांव के किसानों को, बागवानों को, जो दूर दराज इलाकों में लगे हुए थे, अपना पानी बचा रहे थे, अपने जंगल बचा रहे थे, उनका सम्मान है ये। और इसके लिए तो सरकार को बधाई है। दूसरी तरफ यह है कि इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए हम लोग रामगढ़ नदी और पोखराड़ नदी के आसपास के इलाकों में हम लोग ने पदयात्राएं करी हैं और हम लोग उन नदियों को बचाने के लिए सक्रिय हुए हैं। और हमारी चिंताएं भी कुछ हैं इसके साथ। जी जी जी। रामगढ़ इलाके से पलायन कम है क्या और जगहों की बनिस्बत? रामगढ़ पहाड़ी बागवानी का बहुत बड़ा केंद्र था एक ज़माने में, और छोटी छोटी जोत जरूर है लोगों की, लेकिन लोगों ने उसमें फलदार पेड़ लगा करके और सब्जी उत्पादन करके अपनी आजीविका को मजबूत किया, जिसकी वजह से लोग पलायन कम करते थे। और बहुत अभी भी बहुत और इलाकों की तुलना में काफ़ी कम है जी। क्योंकि उन्होंने अपनी आजीविका को खुद पैदा किया है और उसमें काम किया है जी। तो उत्तराखंड के अन्य इलाकों को भी हम लोग इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, फल पट्टी के रूप में, सब्जी पट्टी के रूप में। जंगली सुअर से हम कैसे निजात पाएंगे? यहाँ पर क्या है, रामगढ़ में जंगली सुअर का कितना आतंक सब चीज है। जंगली सुअर है, बंदर है, लंगूर है, बाघ है। देखिए तो कैसे ये अब वही बात, आपने जो शाश्वत विकास की बात करी, प्रकृति प्रेम की बात करी, पहला शर्त ये है कि हमारे पास जंगल बढ़ गया है राज्य में। इसका मतलब है कि जंगल तो बढ़ा है, लेकिन वो जंगल है कि नहीं है। पहला जंगल का होना मतलब क्या है कि जंगल जिसके कुछ लक्षण हैं, जैसे समझ लीजिए अगर वो बांज का जंगल है तो बांज परिवार होना चाहिए ना। वहाँ बांज एक परिवार है पूरा, बांज अकेला पौधा नहीं जिंदा रहता है। उसी तरीके से जंगल के अपने लक्षण है भाई। जंगल में बड़े पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, फिर वो उसका जो मॉइस्चर है वो सब चीज़ें हैं, घास हैं, वो सब मिला करके जो बनता है वो एक जंगल है। और उसके अंदर फिर कीट पतंगे हैं, वन पंछी हैं और दूसरे जीव हैं, उनके रहने खाने की, जीने के अधिवास सुरक्षित हैं। वो पूरा एक व्यवस्था जो है वो जंगल है। और वो व्यवस्था पूरे राज्य में बर्बाद हुई है, और जहाँ जहाँ वो बर्बाद हुई है वहाँ वहाँ वन्य प्राणी घरों तक आए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, अगर खाना उनका जंगल में सुअर का हो, चाहे बंदर का हो, बाघ का हो, वो खाना जंगल के अंदर है, उसका जीवन वहाँ मज़ेदार है, वो उसकी स्वाभाविक जगह है। अब हम बाघ हमारे यहाँ नहीं आया, सुअर हमारे यहाँ नहीं आया, बंदर भी हमारे यहाँ नहीं आया, हम गए उसके घर में, हम घुसे उसके यहाँ, हम लोगों ने अतिक्रमण किया है। और इस राज्य की कुछ स्कीमों पर बहुत आलोचना है, जो जैसे कांटेदार तार लगाना, वो जंगली जानवरों के प्रवास को बर्बाद करता है। उसी तरह से जंगल के अंदर पौधारोपण के नाम पर आप जंगली जानवरों के अधिवासों पर घुस जाते हैं, वो भी गलत है। और ये जब जंगल में हम लोगों की टीम ने, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों की टीम ने पिछले 4-5 साल से अभियान चलाया है। हर बरसात में हम लोग जंगल में सीड बम बनाते हैं। अच्छा। जिसमें जंगली जानवरों के खाने लायक जो भी चीज़ वहाँ पर है उसके बीज डालते हैं, उसको फेंक आते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने 10,000 कटिंग पिछली बार हमने अलग अलग पंचायत के जंगलों में लगाई, जिसमें वो चीज़ थी जिसको जंगली जानवर, बंदर वगैरह खा लेते थे। हम बगीचे के इलाके के लोग हैं, हमको पता है कि अगर बंदर आएगा तो पहले काफल नहीं खाने हैं। अब आदमी अगर काफल खा लेगा तो फिर जंगली वो बंदर तो आएगा घर में, बगीचे में। तो हम लोगों ने अपनी बाउंड्री के जितने काफल हैं उनको हम कभी नहीं तोड़ते हैं, उसको हम लोग बंदरों के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा। तो दूसरी बात है कि जो लास्ट लेयर बगीचे की है, हाँ। उसको लास्ट तक नहीं तोड़ते हैं, जबकि वो सबसे पहले तैयार होती है। जंगल के नजदीक वाली जो है उसको हम नहीं तोड़ते हैं। हम ऊपर से नीचे को अपने बगीचों को तोड़ना शुरू करते हैं। उसका फायदा है कि बंदर वहीं उलझे रहते हैं
और तब तक हमारा पूरे खेत खाली हो जाते हैं, तो वो नुकसान बहुत कम है। और ये बात भी सही है, उनकी कोई खेती पाती या उनके पास पानी बचाया हुआ नहीं है। जंगल का सारा पानी तो हम गांव में ला गए, या तो कोई उठा के ले गया होटल वाला, तो फिर कैसे जंगली जानवर गांव में नहीं आएंगे। हम उनके घर गए। मैं तो कह रहा हूँ ये एक जैसे ना प्रकृति का एक संतुलन है। और ये जंगल या ये जो खेत हैं, ये जो उत्पादन है, ये सब हमारा तो नहीं है, उनका भी है। उनके हिस्से हमने कितना रखा है, ये बहुत चिंता की बात है कि ऐसा किया नहीं है हमने। और इसको उसमें एक जो बड़ा बिंदु छूट जाता है, जो हमने पिछले समय से देखा कि वनाग्नि एक बड़ा प्रश्न है इस राज्य के अंदर। और जंगलों में जब आग लगती है तो चौड़ी पत्ती के जंगलों को पनपने में समय लगता है, और उसके साथ जो पूरा जीव चक्र है वो भी बर्बाद हो जाता है, वो अधिवास बर्बाद हो जाते हैं, खाने की पूरी श्रृंखला टूट जाती है। तो कहाँ जाएंगे जंगली जानवर? तो वो फिर मानव आबादी में आते हैं। और इस पर बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीड़ और चीड़ प्रजाति के जो भी जंगल हैं उन्होंने हमारे इस राज्य की सुंदर माने एक अच्छी हरियाली को बर्बाद किया। जी जी। तो रामगढ़ के क्षेत्र में आग का क्या है? जंगली आग लगती है वहाँ पर, और कितना लग रही तादाद में? अब अगर मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये सही है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत में दिख रहा है कि धीरे धीरे लोग अपने जंगलों से दूर हो गए हैं। और ख़ास तौर पर जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, आरक्षित वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं, और उसी में चीड़ भी सबसे ज़्यादा है। पंचायतों में लोगों ने चीड़ कम करने के अपने तरीके निकाले हैं, और पंचायती जंगलों के अंदर जो भी वन पंचायतें हैं उनके जंगलों के अंदर जैव समृद्धि भी ज़्यादा है, वन समृद्धि ज़्यादा है, विविधता ज़्यादा है, और ज़्यादातर आग लगने की घटनाएं वहीं से हुई हैं। तो लोगों का वनों के साथ लगाव कम हुआ है, क्योंकि वन विभाग वनों का मालिक बन गया है, जबकि वो उसका रखवाला था। लोग मालिक थे, और उनकी मालिकियत को इन्होंने बहुत हल्के में लिया है, तो लोग अपमानित हुए हैं जंगल वन विभाग से। और जब एक बार लग गया कि ये जंगल हमारा नहीं है, ये पानी हमारा नहीं है, या ये भी, तो फिर उसके लिए उसको बचाने कौन जाएगा? तो नहीं जा रहे हैं लोग, इसलिए आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग शामिल नहीं हो रहे हैं उसको बुझाने में। बिल्कुल। तो आपका तो बहुत ज़मीन का अनुभव है इतने अरसे का। टाइम टू टाइम आप हमारे लिसनर्स के साथ उन चीज़ों को साझा करें, हम उम्मीद करेंगे। तो कोई संदेश हो आपका हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए, हमारे हल्द्वानी के लोगों के लिए? देखिए, हम किस तरह से अपने तई हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं? अपने तई हम क्या प्रयास कर सकते हैं? 2-3 काम करें। एक काम तो देखिए, संदेश तो नई पीढ़ी के लिए कि आपके लिए हर चीज़ कम हो रही है। आपके लिए पानी भी आने वाले समय में कम है, और ज़मीन भी कम है। आपके लिए अब मौके भी बहुत कम हैं। ऐसे समय में पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है, आज पूरी दुनिया में जो नौजवान, जो चाहे वो यूरोप के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, अमेरिका के हों, उनके संदेश हम तक भी पहुंच जा रहे हैं किसी वजह से, कि वो अपने लोगों से एक ही मांग कर रहे हैं कि पानी को, ऊर्जा को और संसाधनों को सीमित इस्तेमाल की तरफ बढ़े और कम उपभोग की तरफ जाए। और अगर और ये धरती, ये संसाधन, ये प्रकृति सिर्फ हमारी नहीं है, इसमें सभी प्राणियों का समान हक है। इस धरती को अगर बहुत जल्दी ख़त्म नहीं करना है तो हमको उपभोग कम करके प्रकृति सामंजस्य विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी सर। आप तो गांधीवादी कार्यकर्ता रहे हैं शुरुआत से ही, और गांधी का एक मॉडल है सेवाग्राम में, उन्होंने जिस तरह से उसे दिखाया भी है। तो उस तरह की जीवन शैली की तरफ लौटने की क्या है उम्मीदें ऐसे दौर में जब हम बिल्कुल लगातार विलासिता की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, गांधी विचार, मैं गांधीवादी तो नहीं कहूँगा अपने को, लेकिन गांधी विचार पर मेरी आस्था है। और जीवन को अगर सुखी करना है और भावी पीढ़ियों के लिए भी अच्छा रखना है, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है कि आप एक व्यक्ति होने के नाते अपनी सीमा को समझें। ये तो गांधी जी ने कहा कि अपनी मर्यादा को समझें। वो मर्यादा भोजन की हो, पहनने की हो, विचार की हो, अभिव्यक्ति की हो, या फिर वो चीज़ों को उपभोग करने की हो। और उस मर्यादा को पालन अगर इस
इंसान नाम के जीव ने नहीं किया, तो वो अगली पीढ़ियों का, जैसे राजा ययाति अपनी संतानों का भी वो आयु खा गए, आज के भोगवादी संस्कृति में यही हो रहा है कि हम आने वाली संतानों के हिस्से को भी खा रहे हैं, उनके हिस्से का मिनरल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हिस्से का जो है तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हिस्से की तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और गांधी जी ने और ऐसा नया क्या कहा, उन्होंने वही तो कहा जो मनुष्य को अपने जीवन के लिए अनिवार्यता पालन करना चाहिए। और नया तो कुछ नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा जी। तो बजदा बची सिंह बिष्ट जी, बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ देने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबको नमस्कार जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई सुझाव हो तब भी बताइएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।